दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों सबसे पहले तो आप पीसीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल पर जैसे यूट्यूब पर आप डालेंगे पीसीएस एकेडमी तो इस तरीके से खुलकर आएगा। और इस लाल बटन पर सब्सक्राइब वाले बटन पर इस तरीके से जो चीज़ें हैं, ठीक है, सब्सक्राइब बटन के बाद में बेल बटन को आप लोग ज़रूर प्रेस करिए और वो भी ऑल में आप लोगों को सेट करना है, जिससे टाइम पर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। और यूपीपीसीएस मेंस 2022 और 23 के लिए बैचेस चल रहे हैं, तो जो लोग भी अपना इच्छुक हों ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर है 9140085178, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आप लोगों को 700 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। लगभग 7 पेजेस जो हैं आप लोगों को लिखने हैं। इसके साथ में कुछ चीज़ें और भी हैं कि जैसे जो निबंध है, निबंध को लिखने से पहले सावधानियां बहुत ही ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को सुनिए कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां होती हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को अच्छे से उपयोग करिए। एक पेजेस में कुछ महान विचारकों की लाइन, वक्तव्य, लगभग 2 कोटेशंस का आप उपयोग करिए एक पेज में। तो लगभग एक निबंध में लगभग अगर जैसे 7-8 कोटेशंस भी डाल देते हैं, कुछ वक्तव्य डाल देते हैं, कुछ लाइनें डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो आपका प्रस्तुतिकरण है वो अच्छा हो जाता है। इसके साथ में कुछ फ्लो चार्ट का उपयोग करिए, डायग्राम का उपयोग करिए। इन सारी चीज़ों का उपयोग करते हुए जो अच्छे शब्द हैं, जो अच्छी लाइनें हैं, उनको अंडरलाइन भी करिए। इसके साथ में जो एक लयबद्धता है, एक सीक्वेंसिंग जो होती है, उसको खास ख्याल रखिए। अच्छे से इस प्रश्न को आप लोग, जो भी निबंध हैं, जनसंख्या विस्फोट, समस्या और समाधान, तो इसको बेहतर रूप में आप लोगों को लिखने का प्रयास करना है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे जनसंख्या विस्फोट की बात करी जाती है, तो भारत के संदर्भों में वर्तमान स्थिति को देखेंगे तो जनसंख्या, देखिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो उस देश के ऊपर निर्भर करती है कि वो क्या है, या वरदान है या अभिशाप है, ठीक है। तो किस तरीके से, किन आयामों पर जनसंख्या वृद्धि जो है वो कार्य करती है, जनसंख्या वृद्धि देश को कहाँ ले जाती है। जैसे जनसंख्या वृद्धि जो है अनेक समस्याओं की जननी होती है। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी चीज़ है, यह क्षेत्र है, यह एक अवस्थिति है एक राष्ट्र की। अब इस राष्ट्र के अंदर पहले 10,000 लोग थे, तो अब यहाँ का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, जो आवासीय सुविधाएं हैं, जो पर्यावरणीय जो फैसिलिटी है, जो प्रकृति की तरफ से हमें मिली है, उन चीज़ों में संतुलन बनाना, जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है और संरचना है, रोजगार है, बेरोजगारी की स्थिति अगर बढ़ती है, जब यही 10,000 लोग अगर 10 लाख हो गए, तो आप सोच सकते हैं ना कि किस तरीके से चीज़ें परिवर्तित होती हैं। तो यहाँ पर यही बातें हैं कि जनसंख्या वृद्धि जो है किन मायनों में अच्छी है, किन मायनों में बुरी है। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि अनेक समस्याओं की जननी कही जाती है। जैसे गरीबी है, सबसे पहले तो गरीबी ही लाती है कि भाई रोजगार मिल नहीं रहा है, और रोजगार नहीं मिलेगा उतनी ही मात्रा में ग्रेजुएट्स पास आउट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह शिक्षित बेरोजगारी को बढ़ाएंगे, कुपोषण बढ़ेगा। हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो तो वही हैं, और वो अभी इतनी जल्दी बढ़ भी नहीं रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं बढ़ा, तो हमारे यहाँ कुपोषण की स्थिति भी, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो अच्छी नहीं हैं, बेरोजगारी की स्थिति हो गई, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सारी चीज़ों पर दबाव भी पड़ता है। सारी चीज़ों पर, आवासीय सुविधाओं में, सारी चीज़ों पर जनसंख्या का दबाव पड़ता है। अगर जनसंख्या विस्फोट किसी भी देश में होता है, और अगर हम लोग देखते हैं इधर 25 से 30 सालों में, 40 सालों में, तो एक बहुत ही विकराल स्थिति जनसंख्या वृद्धि में देखी गई, बहुत ही अत्यधिक वृद्धि देखी गई है। भारत की जहाँ तक बात कही जाती है, तो भारत में देखिए प्रत्येक वर्ष
जिसे जितनी ऑस्ट्रेलिया देश की जनसंख्या है उतने बराबर भारत तो एक वर्ष में वृद्धि करता है। यहाँ की प्रजनन दर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मृत्यु दर कम है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जो हमारे यहाँ एक जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बन रही है वो बहुत ही विकराल रूप ले रही है। और किन चीज़ों में कहा भी जा रहा है कि 2027 तक जो भारत है वो चाइना को भी पीछे कर देगा। विश्व में दूसरे नंबर की जनसंख्या हमारे भारत देश में, भारतवर्ष में पाई जाती है। पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर आपका जो चाइना है वो है। अब देखिए जो मृत्यु दर है, जब मृत्यु दर कम होगी तो जनसंख्या वृद्धि और ज़्यादा होगी। अन्य कारण भी हैं, बहुत सारे कारण भी हैं जिनके कारण जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या अत्यधिक जो वृद्धि हो रही है वो होती है। होता क्या है कि जब जनसंख्या विस्फोट होता है तो आर्थिक संसाधन पर्याप्त नहीं पड़ते, जो भी आर्थिक संसाधन हैं उनमें कमी आने लगती है, वो कम पड़ने लगते हैं। विश्व में जनसंख्या के अनुसार अगर देशों की बात कही जाती है तो पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर हमारा भारत देश आता है। अब देखिए 2019 के आंकड़ों में कहा जाता है कि 1.30 अरब का जो आंकड़ा है वो भी पार कर गया है भारत जनसंख्या के मामले में। तो ऐसी चिंता करने वाली ये बात है। अब देखिए 2027 तक जो है चीन को भी भारत पीछे छोड़ देगा। ऐसे ही विश्व में पहले नंबर पर जो है भारत आ जाएगा। जब वार्षिकी शतांकी वृद्धि दर कही जाती है तो हमारे यहाँ 1.64% की वृद्धि दर है, ठीक है। अगर हम एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है भारत जो है 2028 तक पहले पायदान पर पहुंच जाएगा, पहले पायदान पर पहुंच जाएगा। अब ये जो स्थितियां हैं भारत की हर तरीके से विकराल रूप ले रही हैं, हमारे यहाँ सभी समस्याओं को जन्म दे रही हैं हर तरीके से। गरीबी हो, कुपोषण हो, बेरोजगारी हो, रोटी कपड़ा मकान, अन्य समस्याओं को भी जड़ बन रही जनसंख्या। क्योंकि अगर अनियंत्रित वृद्धि जनसंख्या की होने लगी, आप सोच कर देखिए, इनके लिए रहने के लिए, खाने के लिए, बैठने के लिए, हर तरीके से जो इनकी आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और जो एक प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति बनेगी, प्रकृति पर भी जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर भी तो भार पड़ेगा ना, वो भी तो अनियंत्रित रूप से दोहन उनका किया जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ देश में देखी जा रही हैं। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि के कारणों को देख लेते हैं कि जैसे जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारण हैं। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि के कारणों की जो हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसकी वजह से भी जो एक जनसंख्या वृद्धि है वो भी हमें देखने को मिलती है। एक जैसे समाज में जो लोग हैं, लोगों का ये मानना है कि भाई हमें पुत्र चाहिए, लड़का चाहिए, इसीलिए भ्रूण हत्याएं भी हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें दर्शाती हैं कि जो समाज में एक सामाजिक प्रवृत्ति है, जो लोगों की सोच है कि लड़का ही हमारे वंश को बढ़ाएगा, तो लड़की क्यों नहीं बढ़ा सकती, उसको भी आप पुत्र मानिए। लड़का लड़की में फर्क नहीं समझते तो आप दोनों को समान रूप से रखिए, दोनों को समान उत्तराधिकार दीजिए, समान रूप से चीज़ों को करिए। आप लड़के के लिए ही क्यों पागल हैं? तो ऐसी चीज़ें जो समाज में चलती हैं तो जनसंख्या में वृद्धि आती है। कि जैसे पुराने ज़माने के लोग कहते थे कि भाई हाँ भाई लड़का होना चाहिए, एक एक लड़के नहीं 10-10 लड़के होने चाहिए, जिससे हमारा परिवार होगा और लाठी डंडे चलाने होंगे तो हमारी एक सेना खड़ी होगी। ऐसी प्रवृत्तियां जो हैं ये जनसंख्या की वृद्धि करती हैं। जो एक पुत्र प्राप्ति की जो कामना है, इसके चक्कर में, लड़के के चक्कर में 10-10 लड़कियां हो गई। तो इससे क्या हुआ, जो 9 लड़कियां पैदा हुई एक्स्ट्रा में, वो एक समाज में असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है कि एक लड़के के चाहत में आपने जो एक फैमिली प्लानिंग थी उसको नहीं किया। तो ऐसी स्थितियां बहुत ही ज़्यादा समाज को विकृत रूप प्रदान करती। एक अनियंत्रित जो जनसंख्या वृद्धि है उसको बिल्कुल उसके लिए उत्तरदायी होती हैं। अब जैसे दूसरा कारण अगर हम लोग देखते हैं तो अशिक्षित लोग, जैसे देखिए बहुत सारे जैसे आप ग्रामीण क्षेत्रों में आज की डेट में भी जाएंगे तो बहुत सारे अशिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग ऐसी चीज़ें मानते हैं, ऐसी धारणाएं हैं लोगों के अंदर
कि भाई ज़्यादा बच्चे हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ईश्वर की देन है, जो होना है ऊपर वाले हमें भगवान दे रहा है, तो इसमें हम क्यों रोक सकते हैं, हमें क्यों रोकना चाहिए भाई, हमें क्यों फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। अगर ऐसी स्थितियां बनेंगी तो बहुत ही बुरी स्थितियां पहुंचेंगी। ठीक है, जनसंख्या में नियंत्रित वृद्धि होगी। और क्या चीज़ें होती हैं कि जैसे धन का अभाव, जैसे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोगों ने देखा हुआ होगा कि जैसे किसी के पास पैसे नहीं होते हैं या बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि भाई 10 लड़के लड़कियां रख लेंगे तो काम करके हम अपना पालन पोषण कर सकते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। तो एक धन का अभाव और ऊपर से मानव श्रम, तो वो मानव श्रम को ही पूरा धन मानने लगते हैं कि भाई जितने ज़्यादा लड़के होंगे उतने ही खेतों में काम करने के लिए होंगे, खेतों में या अन्य जगहों पर कमाने के लिए। तो ऐसी प्रवृत्तियां भी जो एक जनसंख्या वृद्धि है उसको भी बढ़ाती हैं। और क्या है कि हमारे समाज में जैसे गर्भ निरोधक दवाओं का सभी जगह उपलब्ध ना होना, एक तो उपलब्ध ना होना, ऊपर से इसके प्रयोग में एक भ्रांतियां जो दिखाई देती हैं कि अलग अलग धारणाएं हैं कि हाँ भाई ये प्रयोग करने से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर एक जागरूकता की कमी हमें लोगों में दिखाई देती है, जो कि एक अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि का कारण बनती है जाकर। और हमारे देश की उच्च प्रजनन दर तो है ही उत्तरदायी। तो ये सारी की सारी बातें और भी अन्य कारण भी हैं। तो जनसंख्या वृद्धि जो है दोस्तों, हर तरीके से जो लोग हैं, लोग ही उत्तरदायी होते हैं। उनकी सोच, उनकी कार्यप्रणाली, उनकी जो चाहत है, मनोदशा है, ये सारी की सारी चीजें उत्तरदायी होती हैं। आगे क्या है, जनसंख्या वृद्धि के परिणामों को अब देखते हैं कि जैसे देखिए जनसंख्या वृद्धि तो हो ही रही है, तो इससे कौन कौन सी चीजें प्रभावित होंगी, कौन कौन से क्या क्या चीजें, इसका परिणाम क्या होगा। तो सबसे पहला परिणाम यही होता है कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो हमारे यहाँ रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन पर बहुत बड़ा दबाव पड़ता है, उनका अत्यधिक दोहन किया जाता है। जो हमारा पर्यावरण है, जैव विविधता है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगली चीज क्या है, अगली चीज है हमारे देश में खाद्यान्न संकट की स्थिति भी उत्पन्न होगी। ऐसा हमारे यहाँ स्थिति है नहीं फिलहाल खाद्यान्न संकट की, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि जब बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी और कृषि की उत्पादकता उतनी अच्छी नहीं है, कृषि लाभकारी नहीं है, तो इसी वजह से लोग कृषि करना छोड़ रहे हैं, शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो ये भी एक ऐसी चीज़ें हैं कि लोगों का पलायन भी हो रहा है, शहरों की तरफ पलायन हो रहा है, शहरों के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। और शहर में जो एक जन्म दर है वो तो चल ही रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में और ज़्यादा चल रही है। तो ये भी एक चीज़ें हैं जो कि एक खाद्यान्न संकट की भी स्थिति को उत्पन्न करती हैं। हमारे देश में खाद्यान्न संकट की स्थिति भी उत्पन्न, तो कभी कभी देखा भी होगा कि भाई बहुत ज़्यादा महंगाई होने लगती है, तो उस समय क्या है, कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ खाद्यान्न है उसकी कमी होने लगती है, तो जो रेट हैं खाद्यान्न के वो ऊपर जाने लगते हैं, सारी की सारी चीज़ें महंगी होने लगती हैं। जो हमारे यहाँ बुनियादी सुविधाएं हैं कि जैसे सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, तो इन सारी चीज़ों पर दबाव पड़ता है। भाई आप सोच कर देखिए कि एक अस्पताल में, एक छोटे से अस्पताल में जो आपका सीएससी होता है, तो उसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तो उसमें सबसे पहले आप 10,000 लोग जाते थे या 1,000 लोग जाते थे, अब वहीं पर 5,000 लोग जाने लगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ डॉक्टर्स और सारी फैसिलिटीज़ आपको नए सिरे से उसका पुनर्निर्माण करना पड़ेगा, हर चीज़ की फैसिलिटी देनी होगी ना, सेवाएं देनी होंगी आपको। ऐसे ही आप सोच कर देखिए कि पहले एक बाइक पर, एक जो सड़क है उस पर एक बाइक जा रही है, ठीक है, या 10 लोग निकल रहे हैं, अब उसी में 100 लोग, 1,000 लोग निकलने लगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारे बुनियादी सुविधाएं हैं उन पर भी दबाव पड़ता है। सड़क हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, चिकित्सा हो गया। और जब अनियंत्रित वृद्धि होगी तो लोगों को जब ये सारी चीजें मिलेंगी नहीं, तो भ्रष्टाचार की स्थिति पैदा होगी। भाई जो नौकरी में लगा होगा वो सोचेगा यार मेरे तो 10 बच्चे हैं, अब 10 के लिए कुछ करना है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए। अब एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में वो फिर गलत कार्यों को करने लगेगा। अब वहीं पर आप सोच कर देखिए कि एक परिवार में केवल 2 ही बच्चे हों तो वो ज़्यादा खुशहाल होगा, ना कि जो 12 बच्चे हैं जिस फैमिली में उसके। ठीक है, तो यहां फैमिली प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखिए भ्रष्टाचार जब बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, लोगों को जो वस्तुएं हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं, खाना पीना, ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो लोग क्या हैं, अपराध करने के लिए फिर तत्पर होंगे।
भाई उनके सामने कुछ बचेगा नहीं। जब बचेगा नहीं तो वो फिर अपराध करने के लिए लूट घसोट छिनैती चोरी डकैती ये सारी की सारी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। इनमें जो वृद्धि है वो बहुत ज़्यादा होने लगेगी। और क्या है, खाद्यान्न तो संकट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसके साथ में कृषि पर भी, जो कृषि है एग्रीकल्चर सेक्टर है, उस पर भी भारी दबाव हम देखना दिखाई देगा। जो जनसंख्या वृद्धि है, अगर बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है, बढ़ती है अच्छे खासे रेट से, अच्छे खासे परसेंट से, तो फिर कृषि पर भी दबाव पड़ेगा। जैसे 2030 तक यह कहा जा रहा है कि शहरी आबादी जो है 40.7% होगी 2030 तक। शहरों पर देखिए, जैसे जो लोग पलायन करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भाई कुपोषण की स्थिति है, अच्छा रहन सहन नहीं है, अच्छा घर नहीं है, पैसे नहीं है, तो ऐसे में स्थिति क्या है, आदमी सोचता है चलो यार कि भाई शहरों की तरफ चलते हैं, शहरों में बड़े बड़े शहरों में तो हमें नौकरी कुछ काम तो मिल ही जाएगा, कुछ आय अर्जन हो जाएगा, तो वहाँ पर चलकर हम लोग अपना जीवन बसर कर लेंगे, कुछ पैसा कमा लेंगे तो गांव में भेज सकते हैं। तो ऐसी प्रवृत्तियां लोगों को शहरों की तरफ प्लान करती हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो एक प्रवृत्ति है, ये जनसंख्या वृद्धि के कारण ही ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। शहरों पर देखिए अवसंरचना का दबाव भी होगा कि भाई वहाँ पर भी तो यही मूलभूत आवश्यकताओं पर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर दबाव पड़ेगा ना। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पहले 1,000 लोगों को दी जाती थी या 1 लाख लोगों को दी जाती थी, अब वही 10 लाख लोगों को देनी है। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो भी हाथ खड़े करेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्थितियां मिलेंगी। अगली चीज क्या है परिणामों में, कि जैसे रोजगार की समस्या। जैसे देखिए, जब बहुत ज़्यादा युवा जो होंगे, युवा व्यक्ति जो होंगे, तो रोजगार की समस्या हमारे सामने खड़ी होगी। और जब रोजगार की समस्या, रोजगार अगर नहीं मिलेगा, तो जो हमारा युवा है, युवाओं में एक असंतोष की भावना भी हमें दिखाई पड़ेगी। राष्ट्र का विकास जो है उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भाई कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं, भाई कंजम्पशन तो आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन की जब बात करते हैं तो आप नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में क्या है, ऐसी स्थितियों में एक बुरी स्थिति को दर्शाता है। और लोग क्या है, लोगों के बीच में जीवन के लिए संघर्ष होने लगेगा। लोग एक दूसरे को ही छीनने झपटने लगेंगे कि भाई तुम हमारा पैसा किसी एक ने दूसरे का लूट लिया, उसने किसी तीसरे का लूट लिया। तो ऐसी स्थितियां बनने लगेंगी जब बहुत ज़्यादा जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आएगी। और क्या है, समाज में सामाजिक जो विसंगतियां हैं वो उत्पन्न होने लगेगी, पर्यावरणीय असंतुलन है वो होने लगेगा। तो ये ओवरऑल में कहें तो ये आपके परिणाम हैं जनसंख्या वृद्धि के। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपायों को देख लेते हैं। कि जैसे देखिए, जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय में तो सरकारी प्रयास तो देखिए करने ही पड़ेंगे। सरकार को अनेक प्रलोभन की नीतियां अपनानी पड़ेंगी। जो जागरूकता है, जागरूकता को बढ़ाना पड़ेगा लोगों में। फैमिली प्लानिंग के लिए वो पिक्चर्स के माध्यम से, एड्स के माध्यम से, बैनर के माध्यम से लोगों में जागरूकता उत्पन्न करनी पड़ेगी, जिससे कि लोग फैमिली प्लानिंग के लिए कार्य करने लगें। और क्या है कि सरकार को हर तरीके से सीमित परिवारों को प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। कि जैसे भाई जिस फैमिली में 2 बच्चे हैं, माता पिता के 2 बच्चे हैं, तो ऐसी फैमिली को उन बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां मिलेंगी, बाकी को नहीं मिलेंगी। तो ऐसे में क्या है, लोग प्रोत्साहित होंगे, लोग आगे बढ़ेंगे 2 बच्चे ही करने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, जिससे ज़्यादा ना। और या तो आप इन पर किसी प्रकार का टैक्स लगाइए कि जो 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे अगर किसी फैमिली में पैदा होते हैं तो उन पर अलग से कुछ कर लगाया जाए। तो इससे भी एक नियंत्रण करने की, वृद्धि को रोकने के उपाय के रूप में माना जाएगा। अगली चीज़ क्या है कि सरकार को जो गर्भ निरोधक के इस्तेमाल को भी बढ़ाना होगा। जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं या दवाइयां जो होती हैं, उनको सर्वसुलभ उपलब्ध कराना होगा, सर्वसुलभ कराना होगा। और उसके बाद में उनका प्रयोग भी होना चाहिए, जागरूकता भी। ऐसा नहीं है कि पहुंच गया तो हो गया, भाई मेडिकल स्टोर में पहुंच गया तो आदमी ले ही लेगा, कि नहीं, लेने के लिए भी उसको तत्पर बनाना होगा, हर तरीके से चीज़ों को करना होगा। और जो हमारे यहाँ समाज की एक सामाजिक लोग हैं, लोगों की एक परंपरागत जो सोच है, पुत्र प्राप्ति की जो कामना है, इस अंधविश्वास को भी तोड़ना होगा। लोगों में जागरूकता की स्थिति को बढ़ाना होगा, लोगों को जागरूक बनाना होगा हर तरीके से।
और इस पर सरकार चाहे तो सरकारी प्रयास भी करने होंगे, कठोर कानूनों का निर्माण भी करना होगा जिससे जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके हर तरीके से। ठीक है, तो देखिए इसमें जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय आपने बता दिए। इसके बाद आप जनसंख्या वृद्धि को देखिए दोनों पक्षों में आप बताइए कि जनसंख्या वृद्धि वरदान है या अभिशाप है। इस संकल्पना को भी आपको बीच में बताना है। ठीक है, लास्ट में आप इन चीज़ों को भी दर्शा देंगे तो एक बैलेंस व्यू जो है वो भी पहुँच जाएगा। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि जो है किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन इसको जब आप सही अर्थों में देखेंगे तो जनसंख्या वृद्धि जो है वरदान भी साबित हो रही है। चाइना के लिए, चीन के लिए, चीन इसका उदाहरण है, वरदान भी साबित हो सकती है। अगर आप जो आपकी जनसंख्या है, जो लोग हैं, उनको अगर आप एक कुशल मानव संसाधन में परिवर्तित कर लेते हैं तो आप सोच कर देखिए कि वर्तमान में अगर सारे के सारे हमारे पूरे देश, भारत देश के लोग कुटीर उद्योगों को ही एक बिजनेस या नौकरी या कुछ भी करने लगे, उत्पादन की गतिविधियों में कार्य करने लगे, सम्मिलित होने लगे, तो ऐसे में क्या होगा? देश की प्रगति आगे होगी, आगे देश आगे बढ़ेगा। चाइना इसी मामले में है कि वो कुटीर उद्योगों को, सबसे जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, इनको बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, घर घर में बिजनेस चल रहे हैं। तो इससे क्या है, उसने क्या किया कि उसने अपनी जनसंख्या को ही एक कुशल मानव संसाधन में परिवर्तित कर दिया। भाई देखिए, जनसंख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, मानव संसाधन इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तभी आप राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं। जो लोग हैं, लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा, सारी की सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। मानव बल को एक कुशल मानव श्रम में परिवर्तित करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं कि जिनमें जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो बहुत कम है और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, तो वो लोग ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हो, वहाँ जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रही है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ें, भाई लोग काम करने के लिए तो चाहिए ना। अब पता लगा काम ही करने वाले लोग नहीं हैं, तो ऐसी स्थितियों में क्या है, ऐसी स्थितियों में बहुत सारे देश हैं जैसे जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, जिनमें रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, पोलैंड। और इनके यहाँ जो घटती जन्म दर है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। वृद्धों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जनसंख्या वृद्धि को एक वरदान के रूप में साबित करते हैं कि उनके यहाँ एक तो वरदान है, लेकिन अपने यहाँ भी जो अभिशाप के तरीके से देखा जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि से ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अगर यहीं पर अगर हम जनसंख्या को ही एक जो मानव संसाधन है उसको हम कुशल मानव संसाधन में परिवर्तित कर लें तो यही चीज़ें हमारे लिए वरदान साबित हो जाएंगी। देश के विकास में मानव श्रम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो चाहे आपका घरेलू उत्पादन हो या बाहर से रेमिटेंस लाना हो। भाई जो भी व्यक्ति हैं बाहर विदेशों में कमाने जाते हैं या जो भी प्रोफेशनल्स हैं बाहर कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक विदेशी मुद्रा का आय अर्जन भी तो होता है ना देश को। तो आप सोच के देखिए कि हर तरीके से एक शिक्षित समाज का अगर आपको निर्माण करना है, एक जागरूक समाज का निर्माण करना है, तो आपको मानव संसाधन को, जो जनसंख्या है, जनसंख्या को एक शिक्षित जनसंख्या और कुशल जनसंख्या में परिवर्तित करना होगा। तो इस तरीके से निष्कर्ष में आप अपने शब्दों में एक बैलेंस व्यू दीजिए। ठीक है, कि जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि, इसकी समस्या समाधान बता दिए, फिर आपने दोनों को लेते हुए एक बैलेंस व्यू आपने दिया। निष्कर्ष के रूप में आप बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करिए। तो इसको आप लोग अच्छे से 700 शब्दों में आप लोग लिखने का प्रयास करिए।